हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और आप सबको बहुत बहुत बधाई कि यूनेस्को ने हमारे नेशनल एंथम को वर्ल्ड का बेस्ट नेशनल एंथम डिक्लेयर कर दिया है। इस तरह की फेक खबरें व्हाट्सएप के गलियारों में आजकल कम ही देखने को मिलती हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन रिसेंटली एक न्यूज आई जो कि 100% ट्रू है, बट अनफॉर्चुनेटली शायद बाकी खबरों की भीड़ में ये कहीं छुप गई। मैं बात कर रहा हूं इंडिया को यूएनएससी की नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिलने की खबर की। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ में है अभिषेक। तो अभिषेक, क्या और कितना इंपॉर्टेंस है इस मेंबरशिप का? आज उसी पे हम बात करेंगे कि क्या होता है ये सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो होता क्या है, कैसे मेंबर बनते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या रहती है। तो उसी पे आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स गो अहेड। मैं जानता हूं उसके पहले आपके पास एक कोरोना वायरस रिलेटेड भी अपडेट है। राइट। एक द न्यूयॉर्क टाइम्स जो यूएस का न्यूज़पेपर है, उसने एक ट्रैकर लॉन्च किया है जो कि हमने लास्ट वीक भी आपको दिखाया था। तो हर वो कुछ दिनों में अपडेट करते रहते हैं। तो लेटेस्ट अपडेट क्या है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और उसकी लिंक भी अवेलेबल रहेगी डिस्क्रिप्शन में। तो ये है लेटेस्ट अपडेट कोरोना वैक्सीन की। जैसे कि आपको मैं लास्ट वीक बताया था कि 135 प्लस वैक्सीन पे पूरी दुनिया में रिसर्च चल रहा है। तो अभी भी 125 प्लस वैक्सीन प्री क्लिनिकल स्टेज पे है। फेज 1 में अब 10 वैक्सीन आ चुकी है, फेज 2 में 8, और फेज 3 में जो कि लास्ट वीक 1 वैक्सीन थी, अब 2 वैक्सीन आ चुकी है। यानी दो ऐसी कंपनियां, दो ऐसे रिसर्चर्स के जो ग्रुप है, उनकी वैक्सीन स्टेज 3 पे है। तो ये था कोरोना वैक्सीन का अपडेट। अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो सबसे पहले हम बात करें कि यूनाइटेड नेशन है क्या। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ तो दुनिया में एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत समझी गई कि जहाँ पे दो या तीन से ज़्यादा कंट्री में कोई डिस्प्यूट है तो वो एक प्लेटफॉर्म पे आ सके और हमें डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सके। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी चाहिए था कि जो पूरे विश्व में एक शांति बनाए रखे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशन बनाया गया, जो कि 1946 में बना था। तो जो यूनाइटेड नेशन है उसके 6 ऑर्गन्स है, यानी 6 पार्ट्स है, 6 अलग अलग पार्ट्स जिससे यूनाइटेड नेशन बनता है। वो ये जो 6 पार्ट है वो है, फर्स्ट है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे सिक्योरिटी काउंसिल की। ये यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है क्या, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी अगर देखिए सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर होते कौन कौन है। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल होता है उसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। आउट ऑफ 15 मेंबर्स जो 5 मेंबर्स है वो परमानेंट मेंबर्स है। जब से ये सिक्योरिटी काउंसिल बना है तब से ये मेंबर्स है इस काउंसिल के। और 10 मेंबर्स होते हैं वो होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो 5 जो परमानेंट मेंबर्स कंट्रीज है वो है चाइना, फ्रांस, यूके, रशिया एंड यूके। और बाकी के जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है वो अलग अलग रीजन से आते हैं। पूरे वर्ल्ड को 5 रीजन पे बेसिकली डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है अफ्रीकन रीजन, सेकेंड एशिया पैसिफिक, थर्ड आता है ईस्टर्न यूरोप, फोर्थ है लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन, एंड फिफ्थ है वेस्टर्न यूरोप एंड अदर कंट्री। तो एट प्रेजेंट जो अफ्रीका है, अफ्रीका से बेसिकली 3 कंट्रीज आती है। एशिया पैसिफिक, लैटिन अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप से दो दो कंट्री आती है, और ईस्टर्न यूरोप से एक कंट्री रिप्रेजेंट करती है सिक्योरिटी काउंसिल में। तो एट प्रेजेंट अफ्रीका से नाइजीरिया, ट्यूनीशिया एंड साउथ अफ्रीका है। एशिया पैसिफिक से वियतनाम एंड इंडोनेशिया है। ईस्ट यूरोप से इस्टोनिया है। एंड लैटिन अमेरिका से द सेंट विंसेंट एंड डोमिनिक रिपब्लिक है। एंड वेस्ट यूरोप से बेल्जियम और जर्मनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 5 मेंबर है, 5 मेंबर्स है, वो तो हमेशा परमानेंट रहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, ये चेंज होते रहते हैं। तो इनका जो ड्यूरेशन होता है ये होता है 2 ईयर्स के लिए ये इलेक्ट होकर जाते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। तो इसके हर साल इलेक्शन होते हैं, टोटल 10 है। तो 5 इस साल रिटायर होएंगे, उनका जिनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, उनकी जगह 5 नए आएंगे, और 5 अगले साल रिटायर हो गए, उनकी जगह नए आएंगे। यानी हर साल इनका इलेक्शन होता है, 5 साल का इनका टेन्योर होता है। जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रेसिडेंट होता है, ये सभी 15 देश बारी बारी से एक रिप्रेजेंट करते हैं एज अ सिक्योरिटी काउंसिल चेयरमैन। वो होता है 1 महीने के लिए, 1 महीने का इनका टेन्योर रहता है। यानी इनके मंथ डिवाइड है,
कि इस मंथ ये कंट्री हेड करेगी सिक्योरिटी काउंसिल को, ये नेक्स्ट मंथ ये कंट्री हेड करेगी, तो ऐसे पूरा एक डिफाइंड रहता है। अब जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसकी पावर क्या है? तो बेसिकली जो सिक्योरिटी काउंसिल इसका रोल ये है कि जो विश्व में शांति बनाए रखना। अगर सिक्योरिटी काउंसिल का ये काम रहता है कि विश्व में एक शांति कायम रहे, अगर उनको लगता है कि कुछ भी ऐसा कुछ डेवलपमेंट हो रहा है जो कि विश्व शांति के लिए, विश्व में जो शांति के लिए एक हार्मफुल हो सकता है, तो उसमें वो इंटरवीन करते हैं, उसको एक रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर जरूरी हुआ तो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे या एक किसी कंट्री पे सैंक्शन भी लगाते हैं, और दूसरी मेंबर कंट्रीज को भी बोलते हैं कि आप इनके साथ इन पे सैंक्शन लगाइए, इनके साथ ट्रेड नहीं कीजिए, मिलिट्री चाहे वो एक इकोनॉमिक का ट्रेड हो या मिलिट्री सपोर्ट हो, उसको किसी तरह का सपोर्ट ना दीजिए। और सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन की एक पीस कीपिंग फोर्स होती है जिसको बोलते हैं शांति सेना। तो अगर सिक्योरिटी काउंसिल को लगता है कि हमें वहाँ पे हमारी एक शांति सेना भेजने की जरूरत है, तो वहाँ पे वो शांति सेना भी भेजती है। एट प्रेजेंट आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मिशन चल रहे हैं, यानी 15 जगह उन्होंने अपनी शांति सेनाएं भेज रखी है। और इनके जो इनमें बात करें कितने लोग हैं इस शांति सेना में, तो आज की तारीख में जैसे बताया कि 15 मिशन चल रहे हैं, तो इन 15 मिशन में 1,16,837 मिलिट्री पर्सनल डिप्लॉयड है अलग अलग लोकेशंस पे। उसके बाद जो कि मैं समझता हूँ कि ये जो अलग अलग सिक्योरिटी पर्सनल हैं ये अलग अलग कंट्रीज से आते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। राइट अलग अलग कंट्रीज से आते हैं। जितने भी यूनाइटेड नेशन की जितनी भी कंट्रीज है सब अपने सोल्जर इस पीस कीपिंग फोर्स में भेजते हैं। Okay. उसके बाद जो सेकेंड रोल है सिक्योरिटी काउंसिल का, वो होता है कि वो जो सेक्रेटरी जनरल होता है जनरल असेंबली का, वो रिकमेंडेड करता है। अगर कोई नई कंट्री को अगर इसका मेंबर बनाना है, अगर यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनना है, तो उसकी रिकमेंडेशन भी सिक्योरिटी काउंसिल करता है। अब कुछ भी जो कि एक जो मेन डिफरेंस है, जो बताया कि 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो जो परमानेंट मेंबर होते हैं उनके पास जो सबसे बड़ा राइट है होता है वीटो पावर। अगर आप एक प्रस्ताव सिक्योरिटी काउंसिल में आया है तो जनरली मेजोरिटी से पास होना चाहिए। पर अगर कोई भी अगर नॉन परमानेंट मेंबर अगर उसके अगेंस्ट में वोट करता है, तो वो जो कि एक जो मोशन आया है वो खारिज हो जाता है, वो गिर जाता है। अगर सपोज कीजिए 15 इसके काउंसिल मेंबर है और 14 उसके सपोर्ट में है, तो एक भी अगर परमानेंट मेंबर इसके अपोज में वोट करता है तो वो मोशन पास नहीं होता है, जिसको वीटो पावर बोलते हैं। ये वीटो पावर का मैं आपको आपकी स्लाइड पे दिख रहा होगा कि जब से सिक्योरिटी काउंसिल बना 1946 से अभी तक, तो इन परमानेंट मेंबर्स ने कब कब अपनी वीटो पावर यूज की है। तो चाइना ने 15 टाइम्स अपनी वीटो पावर यूज की है, फ्रांस ने 16, यूनाइटेड किंगडम ने 29, यूनाइटेड स्टेट ने 81 और रशिया ने 115 टाइम्स अपनी वीटो पावर यूज की है। यूनाइटेड नेशन और रशिया का नंबर इसलिए ज़्यादा है कि हम जानते हैं कि 1947 से 1992 तक यूनाइटेड नेशन और रशिया में कोल्ड वॉर चल रहा था। तो कोई भी अगर मोशन आता था सिक्योरिटी काउंसिल में, तो या तो यूनाइटेड नेशन उस पर वीटो कर देता था या तो रशिया वीटो कर देता था। तो इस वजह से ड्यूरिंग कोल्ड वॉर ये जो सिक्योरिटी काउंसिल थी एक तरह से पैरालाइज ही थी, यानी ज़्यादा कुछ काम कर नहीं पाती थी। आपको स्क्रीन की दूसरी तरफ कुछ इधर एक बात और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि हम वीटो पावर की बात कर रहे हैं। एक टाइम था जब चाइना की जो परमानेंट मेंबरशिप है वो इंडिया को मिलने वाली थी, और उस टाइम जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये मेंबरशिप हम नहीं लेंगे। वो यूएस का ऑफर था जो डिक्लाइन किया जवाहरलाल नेहरू ने, और उसे फिर चाइना को दिया गया। तो ये वीटो पावर इंडिया के पास होती है आज। राइट। अब उसी वीटो पावर की वजह से इंडिया इस परमानेंट मेंबर नहीं बन पा रहा है, उस पर हम आगे डिस्कशन भी करेंगे। तो स्क्रीन की दूसरी तरफ आपको ये कुछ एग्जांपल दिए है लास्ट 4 इवेंट जहाँ पे वीटो पावर यूज की गई है। तो एजेंडा क्या थे, बेसिकली आप देखें तो ये सब सीरिया से रिलेटेड इशू थे जिसके एजेंडा सिक्योरिटी काउंसिल में आए थे, और जनरली चाइना और रशिया ने उस पर अपनी वीटो पावर यूज करके वो मोशन पास नहीं हो पाए। जो कि अगर आपको थोड़ा सा ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में पता है, सीरिया के बारे में अगर आपको नॉलेज है,
तो आप समझ सकते हैं क्यों चाइना और रशिया ने अपनी वीटो पावर यूज करके वो जो प्रस्ताव थे वो पास होने नहीं दिए। अब उसके बाद करते हैं इंडिया की, जो इंडिया को अभी मेंबरशिप मिली है सिक्योरिटी काउंसिल की। जैसे मैंने बताया कि हर 2 साल बाद नॉन परमानेंट मेंबर रिप्लेस होते हैं, एक नॉन परमानेंट मेंबर जाएगा, उसके बाद दूसरा मेंबर आएगा। तो इंडिया की जो मेंबरशिप अभी स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी जनवरी 2021 से। अभी वियतनाम की जो मेंबरशिप है वो दिसंबर 2020 में खत्म हो रही है, उसकी जगह इंडिया आएगा। इसके पहले इंडिया 8 बार सिक्योरिटी काउंसिल में रह चुका है, 1950 से 51 तक, 67 से 68 तक, 72 से 73 तक, 1977 से 78 तक, 1984 से 85 तक, 1991 से 92 तक और 2011 से 2012 तक इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है। अब वापस से इंडिया परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है 2 साल के लिए। ये पूरा टेन्योर रहेगा जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2022 तक। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रेसिडेंटशिप रहती है सिक्योरिटी काउंसिल की, वो हर मंथ पे रोटेट होती है। तो इस बार इंडिया के पास अगस्त 2021 में इंडिया 1 महीने के लिए अगस्त के मंथ में सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट भी बनेगा। तो ये सिक्योरिटी काउंसिल है, तो जब से ये 1946 से बना है, स्ट्रक्चर सेम ही है, तब से लेकर स्ट्रक्चर सेम, उसका चेंज नहीं हुआ है। 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर। तो काफ़ी सालों से एक ये डिमांड उठ रही है कि इसका स्ट्रक्चर चेंज करना चाहिए। जो परमानेंट मेंबर्स है उसमें नई कंट्रीज को आना चाहिए, बट किसी न किसी वजह से जो वीटो पावर है वो यूज़ करके नहीं आ पा रही। तो जो मेन कंटेंडेंट है इसकी, जो मेन दावेदार है इसकी परमानेंट सीट के लिए, वो बेसिकली 4 कंट्री है: जर्मनी, जापान, इंडिया एंड ब्राजील। जर्मनी और जापान इसलिए क्योंकि जो फंडिंग होती है, एक पूरी यूनाइटेड नेशन की फंडिंग होती है, और सिक्योरिटी काउंसिल की जो फंडिंग होती है अलग होती है। यूनाइटेड नेशन से अलग एक फंडिंग होगी सिक्योरिटी काउंसिल की। तो जर्मनी और जापान 3rd एंड 4th नंबर पर कंट्रीब्यूट करते हैं इसकी फंडिंग में। सबसे ज़्यादा फंडिंग यूएस देता है, उसके बाद चाइना, उसके बाद जर्मनी और जापान कंट्रीब्यूट करते हैं। और इंडिया और ब्राज़ील, जो यूएस की जो शांति सेना है, जिसमें आपको बताया अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख आर्मी पर्सनल है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो है इंडिया और ब्राज़ील का। और ये कंट्री अब इकोनॉमिकली और दूसरी मिलिट्री पावर के टर्म्स में भी अभी काफ़ी बड़ी हो चुकी है एज कम्पेयर टू 1946। तो इसलिए काफ़ी समय से ये एक डिस्कशन में है कि इसके सिक्योरिटी काउंसिल का एक पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको चेंज करना चाहिए। बट जैसे कि पता है कि जो परमानेंट मेंबर है वो सब एग्री करना चाहिए। किसी एक ने वीटो पावर का यूज़ कर दिया तो ये स्ट्रक्चर चेंजेस नहीं हो सकते। तो इसलिए काफ़ी सालों से ये एक इशू एक पेंडिंग है। एक इसमें और बात ये भी है कि आप यूएनएससी रिप्रेजेंट करता है पूरे वर्ल्ड को, एक वन वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। इंडिया में 17.5% से ज्यादा वर्ल्ड की पॉपुलेशन रहती है, तो हमारी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होना इसलिए भी जरूरी है। राइट। तो इस बार के लिए सिर्फ इतना ही। होपफुली आपको पसंद आया होगा, आपको पता चला होगा यूएनएससी क्या है, यूएनएससी की मेंबरशिप क्या है, क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या इसका बैकग्राउंड है और क्या इसका पॉसिबल फ्यूचर है। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।